कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी, उम्मीद है ऐसा। तो मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने आया हूँ, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेरे से ये पूछा है, उनके क्वेश्चंस ये आए हैं कि भैया आपने जो 2024 में यूपीएससी का प्रोग्राम किया था वो आपने कैसे क्रैक किया, हाउ डू यू क्रैक दैट एग्जाम। तो मैं इसके बारे में जानकारी देना है कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है। मेरी स्ट्रेटजी कुछ ऐसी थी कि मैंने 2021 में यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी ओजांग IAS अकेडमी न्यू दिल्ली से। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो जो वहाँ पर जो उनके द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा था, PPT है, PDF वगैरह हैं, ये सारे मुझे दिए जा रहे थे वहाँ से। तो उस दिन से मैंने ये सोच लिया था मुझे यूपीएससी करना है तो करना है यहाँ पे। तो जो उनके साथ में वो कंटेंट दिया जा रहा था उसके साथ में जो वो पढ़ाते थे उसी कंटेंट को मैं घर पर रिविजन कर रहा था। रिविजन करने के साथ साथ में मैंने कुछ बुक्स भी रखी अपने साथ में, रेफरेंस बुक्स वगैरह रखी। और रेफरेंस बुक्स के थ्रू क्या हुआ, जैसे कुछ टॉपिक जो बता रहे हैं वहाँ पे स्किप कर देते हैं या डिटेल में नहीं बताते हैं, तो मैं उन टॉपिक्स को बुक्स के साथ में गो थ्रू हो सकूँ, इसलिए मैंने बुक्स को फॉलो किया। और इससे पहले क्या है, इसके अलावा ये भी है कि मैंने NCERT को कभी आज तक पढ़ाई नहीं है। अब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि NCERT पढ़ने से यूपीएससी क्लियर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। NCERT पढ़ने से यूपीएससी क्लियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों बात है। लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी मैंने यूपीएससी क्लियर किया था, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है NCERT का हमेशा से रहा है। NCERT मैंने अभी नहीं पढ़ी है, लेकिन स्कूल लेवल में मैंने जरूर पढ़ी थी। तो मेरा क्या है, मैं स्कूल में ठीक ठाक था पढ़ने में, तो वहाँ से मुझे उस टाइम से पहले से सारी चीज़ें क्लियर थी बैकग्राउंड के मामले में। यहाँ पर मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी NCERT होती है ना, ये सारी चीज़ें मैं पहले से पढ़ के आ रहा था, तो मुझे अभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी उस चीज़ को पढ़ने के लिए। साथ में क्या हुआ, मैंने बुक्स पढ़ी और बुक्स के साथ में क्या हुआ, मैं करंट अफेयर से अपडेटेड रहा। करंट अफेयर्स को पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ के छोड़ देना है, हेडलाइंस पढ़नी और छोड़नी है। हमेशा यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स जो है मेंस में, तो करंट अफेयर से नहीं आते हैं, जो उसका बैकग्राउंड होता है ना वहाँ से आते हैं क्वेश्चन। न्यूज़ कोई नहीं, न्यूज़ तो कभी आती ही नहीं यूपीएससी एग्जाम में, वो उसके बैकग्राउंड से लिंक करके पूछ लेते हैं। अब बैकग्राउंड से अगर आप लिंक करते हैं तो इसका फायदा ये भी तो है कि आपका जो सिलेबस है वो पूरा ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। रिवीजन करेंगे, मतलब कोई चीज़ आप लिंक करेंगे न्यूज़पेपर में तो रिवीजन होगी उसी चीज़ की। तो लेकिन अब डबल फायदे हैं इस तरीके से। तो क्या है, मैंने इस तरीके से फॉलो किया। और ये सब करने से पहले मैंने क्या किया, मैं अपने साथ में सिलेबस को एनालिसिस किया कि यूपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक है जो मुझे पढ़ने हैं और उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने करना स्टार्ट कर दी थी। NCERT मैंने आज तक नहीं पढ़ी, फिर भी मैं सक्सेस हुआ। उसके सक्सेस होने का पीछे का राज यही था कि मैं जो कोचिंग में जितना पढ़ाया था मैंने उसको पढ़ा। इसके अलावा एक सबकी रेफरेंस बुक्स रखी थी, एक से ज़्यादा नहीं रखा, सिलेबस को मैं लिमिटेड रखा था। लेकिन क्या है, मैंने करंट को नहीं छोड़ा था। मैंने करंट को मैं 4 साल ही पकड़ के बैठे, तो इस तरीके से मेरा काम होता था। इस तरीके से रखा मैंने। न्यूज़पेपर की बात करूँ तो मैं द हिंदू भी पढ़ा है, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ा है और इकोनॉमिक टाइम्स भी पढ़ा है। बस ये 3 चीज़ों के अलावा न मैंने कोई मैगजीन पढ़ी, न किसी प्लेटफॉर्म से यूट्यूब चैनल देखा मैंने। बस यही 3 चीज़ों को मैं अपडेटेड रखा। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, अभी कुछ टाइम जब आप फ्रेशर होते हैं तो 3-3 4-4 मतलब घंटे लग जाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में। लेकिन एक समय ऐसा आया, आज मेरी स्थिति ये बन गई है कि मैं आधे घंटे में न्यूज़पेपर को कंप्लीट कर सकता हूँ। लेकिन ये तभी होता है जब आप डेली पढ़ते हैं। डेली पढ़ेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको चीज़ें रट जाएंगी ऑटोमेटिकली और चीज़ें बहुत जल्दी आप मतलब कवर कर पाएंगे। ये ऑटोमेटिकली होता है, मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही था। और आज तो पहले मुझे स्टार्टिंग में 3-3 4-4 घंटे लगते थे, अब 3-4 घंटे नहीं लगते हैं। अब मेरा न्यूज़पेपर का मतलब आधा घंटे का काम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं करने लगा। इसके अलावा मैंने स्टैंडर्ड बुक्स रखी, जैसे कि पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत की रखी, लेक्सिकॉन रखा मैंने, और मनोहर पांडे की बुक्स रखी। इसी सेट के लिए मैंने आर्यन को फॉलो किया। बस इस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें मैं करता रहा। और इसके अलावा मैंने नोट्स बनाए। बच्चे क्या करते हैं बहुत डिटेल में नोट्स लिखते हैं, मैंने कभी डिटेल में नहीं लिखे। मैंने लिखा LWMI मेथड से, LWMI मेथड, लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन, इसको फॉलो किया। मतलब मेरा मानना ये था कि जो 40 पेज की जो मतलब 400 पेज की जो PDF है उसको मैं 40 पेज में कैसे कन्वर्ट करूँ। हमेशा मैं इस पे काम करता था।
तो अब 40 पेज की जो 400 पेज की जो PDF होगी, 40 पेज में अगर मैं कन्वर्ट कर लूँगा तो मेरा रिवीजन करने में भी टाइम बचेगा, इसको आसानी से मैं रिवाइज भी कर पाऊंगा एग्जाम के टाइम पे। तो मैं इस तरीके से करता गया। इसके अलावा मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट पर फोकस किया। ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने वो लिया था जिससे कि मेरा प्रीलिम्स में भी काम आए, मेंस में भी काम आए, इंटरव्यू में भी काम आए और स्टेट के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी में काम आए। तो मेरा ऑप्शनल रहा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप हर किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ज्योग्राफी प्रीलिम्स में भी आती है, GS 1 के अंदर भी आती है और GS 3 के अंदर भी आती है। GS 3 के इसके अलावा जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी होती है, ये सारे सब्जेक्ट होती है ना। अगर आप ज्योग्राफी लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये सारे सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली ज्योग्राफी ऑप्शन में ही कवर हो जाएंगे। तो आपको अलग से कोई मेहनत मतलब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इकोलॉजी, एनवायरमेंट या डिजास्टर मैनेजमेंट इन सबको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप ऑप्शनल ज्योग्राफी रखते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से स्ट्रेटजी रखी थी। और इसके अलावा मैंने मतलब डेली स्टडी टाइम टेबल भी रखा था। एक समय ऐसा था जब मेरी क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैं 17 14 15 घंटे क्लास लेता था, मतलब पढ़ता था। आज की मेरी स्थिति ऐसी है कि अब मुझे इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है। तो मुझे चीज़ें ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें याद है। अब मेरा रिवीजन फेज है, रिवीजन स्टेज है, तो मैं रिवीजन ही कर रहा हूँ, तो चीज़ें याद हो चुकी हैं, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन स्टार्टिंग में टाइम लगाता है, और स्टार्टिंग में टाइम लगता है कि ये यूपीएससी की जर्नी है, एक लॉन्ग जर्नी है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको कवर करने में। इसके अलावा मैंने PYQ को फोकस किया। PYQ को ये फोकस किया था मैंने अपने साथ में PYQ को रखा और मैंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी से मुझे ऐसा लगता है कि 30 से 35 क्वेश्चन हर साल हमेशा आते हैं। तो आप बताइए, जब 30 से 35 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ रहे हैं तो मैं क्यों उतना हिस्ट्री पढ़ूंगा, क्यों उतना साइंस पढ़ूंगा, जब मुझे पता है कि 45 क्वेश्चन करने से मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो सकता है। 45 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन के आसपास करने से यूपीएससी क्लियर हो सकता है। तो 35 क्वेश्चन तो मैं ज्योग्राफी से कर पा रहा हूँ। ज्योग्राफी के अलावा मैं 10-15 क्वेश्चन साइंस से कर लूँगा और इकोनॉमिक्स से कर लूँगा। मुझे तो हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मैंने इस तरीके से फॉलो किया और मैंने करंट अफेयर्स को पकड़ के रखा बहुत ज़्यादा। करंट अफेयर्स को मतलब मैंने आज तक छोड़ा ही नहीं है, आज भी वो मेरी स्थिति है कि करंट अफेयर्स में आज भी पढ़ता हूँ। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहा हूँ। डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन से ज़्यादा आवश्यकता है हमें डिसिप्लिन की या कंसिस्टेंसी और पेशेंस की। 3 चीज़ चाहिए, कंसिस्टेंसी और पेशेंस और डिसिप्लिन। मोटिवेशन इतना नहीं चाहिए होता है, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है। मोटिवेशन तो आज है कल चला जाएगा, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में होंगे, डिसिप्लिन तरीके से आप लगातार 2 साल मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यू कैन बिकम सक्सेसफुल।